अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल और मैं मौजूद हूं आपके सामने एक दफ़ा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका मेरी तबीयत पूछने का, मुझे अपने अपने मुफीद मशवरे देने का, और बहुत से दोस्तों ने मुझे मशवरे भी दिए, अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आप सबकी मोहब्बतों का मखरूज हूँ। और एक और खुशी की खबर ये कि मोइन भाई की वापसी हो चुकी है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला के फजल करम से। और वो भी दूसरे कमरे में बैठे हुए भाई, और क्योंकि वो भी मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था तो वो अभी पहुँचे, तो मैंने कहा आप बैठे तसल्ली से मैं अपनी वीडियो जो है खड़का के आता हूँ। उनके लिए भी बहुत शुक्रिया जो आपने उनके लिए दुआएं भेजी थी, उनकी तबीयत का पूछते रहते हैं हर वीडियो में, तो हम आपके एहसानमंद हैं। खैर जनाब, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में क्या है? आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं शहबाज गिल की। सबसे पहले सब जानते हैं इस वक्त पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, उसको जिस मकसद के लाया गया और वो अपने मकसद पे में कामयाब हो रही है, या कामयाब कह लें कि अपने मकसद पे अमल पैरा है। और पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है ऑल ओवर पंजाब। और आज हमने देखा कि मुल्तान के सदर आमिर डोगर को भी गिरफ्तार किया गया, बल्कि उनके कारकुनों को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, उन पर इल्ज़ाम था कि जी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे उन्होंने झगड़ा किया, वहाँ पर पत्थर मारे, शीशे तोड़े, तो वो उन कारकुनान को गिरफ्तार करने पहुंची उस इल्ज़ाम में। तो आमिर डोगर ने कहा कि मैं अपने कारकुनान को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उनको ऐसे नहीं जाने दूंगा, मुझे भी साथ दें। तो गोया ये जेल भरो तहरीक अभी से शुरू हो गई है। अभी से कारकुनों ने और जो रहनुमा है, जो छोटे लेवल के रहनुमा है, थोड़े शहरी लेवल के, इलाकाई लेवल के, उन्होंने गिरफ्तारियाँ देनी शुरू कर दी हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जेल भरो तहरीक गो के अभी तक ऑफिशियली खान साहब ने इशारा नहीं दिया है, लेकिन वो शुरू हो चुकी है। उनमें से एक नाम है शहबाज गिल का, और शहबाज गिल जो है इस वक्त मीडिया पर दुहाइयाँ देते फिर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमात का ना ख़त्म होने वाले मुकदमात का एक सिलसिला है, ना जाने पाकिस्तान के कौन कौन से शहर में उनके खिलाफ मुकदमा है। और पहले तो आप सुनेंगे शहबाज गिल क्या कह रहे हैं। क्योंकि मैं जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गिल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं, क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया। मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है। हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है। लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया, आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन जो कोई एनजीओ को लिखते हैं, यूएन में लिखते हैं, कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना। इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। ये सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को? जी, आपने शहबाज गिल को देखा, ये एक ऐसा शख्स है, ये एक ऐसे शख्स की वीडियो है, ये एक ऐसे शख्स का बयान है जिसका लावा फटने के करीब है, बल्कि फट चुका। और जिस तरीके से वो बेबसी से बंदा कह रहा है कि अब मुझे मेरा कसूर बताया जाए, और अगर मुझ पर कोई मुकदमा बनाने तो यहाँ बनाए जाएं, मुझे फांसी देनी है यहीं दे दी जाए, ताकि कम से कम मेरे घर वालों को मेरी लाश लेने में तो आसानी हो। वो कह रहे हैं कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मुझ पर जिस तरह गद्दारी का लेबल लगाया जा रहा है, मुझ पे वो मुकदमात बनाए जा रहे हैं जिनकी सज़ा मौत है या उम्र कैद है। अफसोसनाक सूरत हाल, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। अगर एक सियासी रहनुमा, सियासी लीडर, सियासी कारकुन पे इस किस्म का बगावत का मुकदमा बनता है, किसके कहने में बन रहा है, कौन कर रहा है, ये सब जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन शहबाज गिल ने कहा मेरा दादा, मेरा बाप कभी भी गद्दार नहीं थे, ना हैं, हम यही हैं। उन्होंने कहा, इटरेट किया वहाँ पर कि जनाब अली, मैं अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़ के आया, यहाँ पर एक लाइफ थी मेरी आसाइशों वाली, जो मैं छोड़ के यहाँ पाकिस्तान की खिदमत के लिए आया। मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ,
لیکن میں غدار نہیں ہوں، اور اگر مجھے غداری کرنی ہوتی یا مجھے اگر کوئی عیاشی والی زندگی گزارنی ہوتی تو میرے لیے امریکہ سے زیادہ اچھی جگہ کوئی نہیں ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ کیونکہ شہباز گل کو جس طرح قید میں ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، انہوں نے اس کی بھی شکایت کی اور ذکر کیا، شکایت غلط لفظ ہوگا، انہوں نے ذکر کیا جناب جس طرح ان کو رات کے 2-2:30 بجے ان کی تصاویر بنائی گئی اور ان کو لیک کیا گیا، اور جس طرح کی ان کی حالت تھی، انہوں نے اپنی حالت بھی بتائی ہے آپ کو اس میں ویڈیو بیان میں۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ جو لاوا پھٹنے والا ہے، یہ لاوا جو ہے عنقریب اگر پھٹ گیا تو میرے خیال میں بہت نقصان ہوگا۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی کارکنان کو اس طرح کم از کم بغاوت کے مقدمات میں نہیں الجھانا چاہیے۔ یہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو ایک دور ایسا بھی آئے گا جب یہ حکومت نہیں ہوگی، پھر یہ رہنما نشانے پر ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح کے نشانے پر، لیکن یہ صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے۔ شہباز گل کی بات کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں یہاں سے اپنے دوسرے آج مدعے کی طرف۔ ارشد شریف مرحوم ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، اور جس طرح ان کو شہید کیا گیا وہ ایک سٹوری آپ سب کو پتہ ہے، سارا کچھ۔ ان کی مسز جویریہ پر پچھلے 1-2 دن سے نہایت ہی غلیظ گھٹیا کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کے خلاف، ان کو لے کر، اور ایک ٹویٹ ہے وہ بہت چلا، پوسٹ چلی بہت ساری، اور اس میں کہا گیا کہ جویریہ نے عدت کی بھی پرواہ کیے بغیر عمران اسماعیل سے شادی رچا لی۔ ٹویٹ کا میں آپ کو ماخذ بتا رہا ہوں، اصل ٹویٹ پڑھیں گے تو بہت ہی گھٹیا ٹویٹ ہے، اور اس ٹویٹ کو پھیلایا گیا، ٹرینڈ بنایا گیا، اور لوگوں نے سوالات کیے۔ میڈیا والوں نے جا کے، ظاہری بات ہے اس طرح کی چیز پھیلتی ہے سوشل میڈیا پر، تو جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا وہ بھی جا کے پھر اس کی کھوج میں لگ جاتا ہے کہ اس میں سچائی ہے کہ نہیں اور کتنا جھوٹ ہے۔ تو اس سچائی کا پتہ لگانے کے اگر آپ خبر نشر نہیں کریں تو کم از کم کوئی رپورٹر اٹھ کے فون بھی کر دیتا ہے کہ جویریہ یہ بتائیں کیا یہ بات درست ہے، کیا یہ بات صحیح ہے۔ تو یہ پوچھنا ہی بڑا ہی اندھوناک قسم کا اور شرمناک ہوتا ہے، جو کسی بھی عورت کو، خصوصاً کسی بیوہ عورت کو زمین میں گڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ سوال ویسے بھی کرنا نہیں چاہیے، لیکن میڈیا والوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو جویریہ نے جس طریقے سے اس کا بھی بڑی حوصلہ مندی سے جواب دیا اور مقابلہ کیا، ہم نے کھوج لگایا، ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹویٹس جہاں سے جنریٹ ہونا شروع ہوئی ہیں، یہ کوئی ڈاکٹر آصف صاحب ہیں اور 1-2 اس طرح کے فرضی ناموں کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے ٹویٹ سٹارٹ ہوئی۔ ان اکاؤنٹس کو کون فالو کر رہا ہے؟ آپ کو حیرت نہیں ہوگی، اس انکشاف کی حیرت نہیں ہوگی، یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جن کو مریم نواز شریف خود فالو کر رہی ہیں۔ یہ وہ اکاؤنٹ ہیں جن کو مسلم لیگ نون کی قیادت، مسلم لیگ نون کے رہنما جس میں حنا پرویز بٹ بھی شامل ہیں، مریم اورنگزیب بھی شامل ہیں، وہ فالو کرتی ہیں، وہ ان کے ری ٹویٹس کرتی ہیں، وہ ان کو لائکس کرتی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ساری کیمپین ان اکاؤنٹ سے چلائی جا رہی ہے جو مسلم لیگ نون کے بنائے گئے ہیں، لانچ کیے گئے۔ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں، اگر آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا، جنہوں نے ارشد شریف کے خلاف بھی کیمپین چلائی تھی۔ تو ایک نہایت ہی شرمناک، ذلت آمیز کیمپین ہے جس کا جویریہ ہماری بہن نے سامنا کیا، اور جن کی طرف سے سامنا کیا، جنہوں نے یہ گھٹیا چیز پھیلائی اور کی ہے، میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتا بھی دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی، میرے خیال میں جویریہ کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے، ایسے اکاؤنٹس کے لیے FI میں رپورٹ کرنی چاہیے، کچھ ہو نہ ہو کم از کم آن ریکارڈ تو ہو آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے۔ اچھا، تیسرے ہمارے جو صحافی ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اقرار الحسن ہمارے بہت ہی سرعام کرنے والے دوست، بہت ہی نامور ہیں، سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب آج تھوڑا سا پھٹ پڑے۔ کیوں پھٹے؟ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی وجوہات پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ ان کو PTI کی جو ٹویٹس سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی جانب سے، اور وہ ان کی ملائننگ کیمپین کر رہی ہیں، چلا رہی کردار کشی، اور ان کو گالیاں دی جا رہی، بلا بلا بلا۔ لیکن یہ تو 1-2 دن سے ان کا ایشو تھا۔ آج انہوں نے کیا ٹویٹ کیا؟ انہوں نے آج ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے بہت ہی بڑا الزام لگایا ہے پاکستان کی فوج پر، اور نہ صرف پاکستان کی فوج پر، اور پاکستان فوج کے ایک حاضر سروس افسر پر۔ جی ہاں،
मेजर जनरल आसिफ गफूर, जो उस ज़माने में DG/ISPR थे खान साहब के ज़माने में, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 5th जनरेशन वॉर के नाम पर PTI के लोगों को, PTI प्रो PTI कैंपेनर्स को करोड़ों रुपए देकर, ना सिर्फ करोड़ों रुपए देकर बल्कि ISPR ताल्लुकात आमा, फ़ौज का जो ताल्लुकात आमा इदारा कौन सा, ISPR में भर्ती किया और उनसे कैंपेन चलवाई गई। मैं उनकी ट्वीट पढ़ देता हूँ। मैं उनकी ट्वीट किया है, ट्वीट किया कि आसिफ गफूर के दौर में 5th जनरेशन वॉर के नाम पर PTI के कारकुनान को शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR में भर्ती करने के साथ PTI के हामियों को जाली अकाउंट बनाने और चलाने के करोड़ों रुपए ठेके दिए गए। ट्वीट्स, इसकी फॉलोअप में बहुत सी ट्वीट्स हैं। ये ट्वीट क्या कह रही है? ये ट्वीट ये कह रही है कि फ़ौज ने बाकायदा किसी भी मलाइनिंग कैंपेन के लिए, किसी भी एक मलाइनिंग इशू को लेकर या उसके मकसद के लिए एक इदारे में करोड़ों रुपए के ठेके देकर भर्ती किया सिविलियंस को या ऐसे अकाउंट होल्डर्स को या इन लोगों को जो ऐसे अकाउंट चलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेजर जनरल आसिफ गफूर इस वक्त भी हाजिर ड्यूटी हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। उनको बुलाया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है अगर उन्होंने ये किया। बल्कि आसिफ गफूर साहब चाहें तो वो भी इकरारुल हसन को बुलाकर पूछ सकते हैं, उनको अदालत बुलाया जा सकता है, उनसे इन करोड़ों रुपयों के ठेकों के बारे में ख़ुसूसी तौर पर दस्तावेजी सबूत मांगा जा सकता है कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है। ये अब इकरारुल हसन और PTI का मामला नहीं है, यह अब इकरारुल हसन और पाकिस्तान आर्मी का मामला है। अब देखते हैं अगर फ़ौज की जानिब से इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या उनकी जानिब से कोई जवाब मांगा जाता है इकरारुल हसन से, तो अभी ये देखना बाकी है। इकरारुल हसन क्यों कर रहे हैं? इकरारुल हसन क्यों कर रहे हैं कि आपको वाक़या याद होगा 14 अगस्त पे टिकटॉकर जो थी एक आयशा, और लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक वाक़या हुआ था, एक सानहा हुआ था जहाँ पर वो आई थी और बहुत सारे लोगों ने मिलकर, हमने देखा था वो वीडियो बहुत चली थी, वायरल हुई थी। बहुत सारे लोगों ने उस लड़की के साथ जो है नाज़ेबा हरकत की, उनको नाज़ेबा हरकत कह कि उसको छुआ, उसको खींचातानी हुई, जो कि किसी भी माशरे में और किसी भी किस्म की औरत पर आप उसको जैसा भी समझते हो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक नहायत ही शर्मनाक वाक़या था जो हुआ, जिस पे बाद में इकरारुल हसन ने प्रोग्राम किया, बल्कि उसी दिन प्रोग्राम किया, बाद में मतलब उस वाक़े के बाद उसी दिन प्रोग्राम किया। सबसे पहले इकरार पहुँचा था गालिबन और उन्होंने प्रोग्राम किया और बड़ा उनको उस प्रोग्राम पे क्या कहते हैं तारीफ भी हुई है। लेकिन हुआ क्या, वो प्रोग्राम उलट गया। प्रोग्राम के उल्टा वो आयशा जो थी, जब वो केस अदालत में गया ये हुआ तो आयशा के जो 7 लोग थे, साथी थे, वो मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं जी, ये खुद जो है दावत दी गई थी आयशा की जानिब से अपने फैंस को कि वो आएँ, उनके साथ सेल्फियाँ लें। अब 14 अगस्त का मौका था, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या वो टिकटॉकर, वो भी खातून, अपने लाखों फैंस को दावत दे रही थी खुलेआम, तो वहाँ पर लाखों नहीं तो चंद हज़ार या चंद सौ फैंस तो पहुँचे ही, और उन्होंने वीडियो या फ़ोटोज़ बनाने की कोशिश की। तो उस तरह का वाक़या हुआ, लेकिन उसका शाखसाना ये था कि वो पहले से एक प्लैंड इवेंट था वो। खैर जो भी था, अब वो इस वक्त सूरत हाल ये कि वो आयशा बाद में फिर अदालत में भी चूँकि केस हो गया, मीडिया में इतना उछाला गया, तो आयशा ख़ुद भी नहीं पहुँची थी। इकरार ने अपने प्रोग्राम में और बयान में ट्विटर पे उन्होंने एतराफ़ किया था एक जगह कि ये गलती हुई है, उनको इस तरीके से इस चीज़ को हाइप नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। ये पढ़ने के बाद, ये उनका प्रोग्राम उलटने के बाद, वो उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारी इसकी ब्लंडर की PTI पे शिफ्ट की, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट पे, जो सब PTI की गवर्नमेंट थी उस पर शिफ्ट की। और साथ ही साथ उन्होंने अभी जो हालिया ट्वीट की है उसमें इन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत के साथ साथ उस वक्त के इदारों की भी नाकामी थी ये वाक़या। शिफ्टिंग भाई की चल रही है बयानात में, अब अल्लाह खैर करे वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो उन्होंने इदारों को भी इन्वॉल्व कर लिया जी, इदारे जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे, ज़िम्मेदार हैं कि उस लड़की के साथ ये हुआ, तो अल्लाह खैर करे। लेकिन अब उसके बाद होने के बाद वो जिस तरह उन्होंने ब्लेम शिफ्टिंग की है, तो अब वो PTI के प्रो PTI
स्टांस से हटकर एंटी पीटीआई स्टांस की तरफ जाते जा रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रांजिशन क्यों हो रही है, लेकिन यहाँ पर चंद सवालात बनते कि अभी इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक खातून के साथ जाती हुई भाई करार भाई आप उस वक्त कहाँ थे यार, और वो एक जेन्युइन केस था और आपको उस पर भी प्रोग्राम करना चाहिए था। उस वक्त के ज़माने में आप कह रहे हैं जी 5th जनरेशन वॉर, एक दो सवाल आते हैं मेरे। 5th जनरेशन वॉर में जनाब अली DGISPR आसिफ गफूर साहब ने मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ लोगों को और मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को करोड़ों रुपए के ठेके दिए। तो उस वक्त आपका चैनल ARY जिसमें आप काम करते थे वो भी था, और वो भी गालिबन प्रो PTI स्टैंड लिए हुए था, और उसकी भी बड़ी कवरेज होती थी, और वो भी, और बल्कि अब भी PTI के हक़ में बहुत सारी बातें करता है। तो क्या, और उस वक्त आप भी ARY का हिस्सा थे, तो क्या आपको भी करोड़ों रुपए मिले? क्या आपके चैनल को भी करोड़ों रुपए मिले, ठेके मिले? तो इसकी भी वजाहत कर दीजिएगा मेरे भाई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। खैर हमारा ये आज का हमारा थोड़ा सा इश्यूज़ थे जिस पर मैंने सोचा कि आप लोगों से आपसे तजावीज़ मांग लूँ, आपके कमेंट्स मांग लूँ। देखते हैं कि अब जो है इकरार भाई कहाँ तक इस मुद्दे को लेके जाते हैं, और अल्लाह ना करे कि कोई इसका कोई गलत एंगल बन जाए बाद में। लेकिन बहरहाल, और अब मुझे इजाज़त है, मुझे जाना है मोइन भाई के पास। मोइन भाई आए हैं अभी जस्ट वीडियो के स्टार्ट में, मैंने आपको बताया कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले पहुँचे, तो जाके थोड़ी सी उनकी खातर मदारत करें, उनके हाथ पाँव दबाता हूँ। इंशाअल्लाह कल से मोइन भाई और मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।